नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। हरियाणा के अंदर कल यानी कि 25 मई को मतदान संपन्न हो गया। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से पूरे प्रदेश में मतदान हुआ। कहीं पर कोई इतनी अग्रेसिव कोई घटना नहीं आई जिससे कोई ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो, जो बहुत अच्छी बात है। मतदान होने के बाद क्या अनुमान निकाले गए, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं। मतदान से पहले भी मैं लगातार आप लोगों के सामने तमाम रिपोर्ट्स जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको लेकर आता रहा हूं। और पहली रिपोर्ट इलेक्शन के बाद, वोटिंग के बाद की ये रिपोर्ट आपके सामने है। हरियाणा के अंदर जो चीज निकल के आई, जैसे पहले से पूर्वानुमान था कि अब की बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, जातिवाद पे चुनाव नहीं लड़ा गया है, जातिवाद का इनपुट अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में नहीं देखने को मिला। इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन सारी बातों को देखते हुए, इन तमाम मुद्दों को देखते हुए वोटिंग के बाद अब क्या अनुमान निकलता है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है और तमाम विश्लेषण वो क्या कहते हैं, उसी की आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बगैर इंतजार किए आप लोगों को बता दूं कि जो अनुमान है, जो कह सकते हैं हम, जो रेशो निकला है, जो अनुपात निकला है, वो अनुपात 6 और 4 का निकला है। 6 किसको और 4 किसको, वो सुन लीजिए। 6 कांग्रेस पार्टी को सीटें जाती हुई हरियाणा में 10 में से नजर आ रही हैं और 4 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिख रही हैं, नजर आ रही हैं। ये सारा अनुमान है, ये सारा विश्लेषण है और ये सारा जो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, पेश कर रहा हूं, उसका सारा निचोड़ है। 6 और 4 का रेशियो हरियाणा के अंदर निकलकर आ रहा है। अब 6 कौन सी कांग्रेस को जा रही हैं और कौन सी बीजेपी को जा रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से वोटिंग मानी जा रही थी कि वोटिंग जो परसेंटेज है वो बड़ी अच्छी होगी, तो पिछली बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज जो है वो घटी है, मत प्रतिशत वो घटा है। और किन्हीं किन्हीं सीटों पर तो कुछ सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 10% से भी, 10% से भी ज्यादा घटा है। अब वोटिंग परसेंटेज का नुकसान किसको हुआ है, कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को, वो भी मैं आपसे साझा करूंगा। और वोटिंग परसेंटेज कहीं ज्यादा हुई है तो कहीं कम हुई है, कम कहां पर हुई है और उसका नुकसान किसको हुआ है, और ज्यादा कहां पर हुई है, उसका फायदा किसको हुआ है, वो भी तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं इंक्लूड कर दूं, मैं ये भी आप इसके अंदर जोड़ दूं कि 5 सीटों पर आफ्टर पोलिंग होने के बाद जो 5 सीटों पर सट्टा बाजार के, सट्टा मार्केट के जो रेट आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, केवल 5 सीटों पर। और 5 सीटों पर ही अभी तक सामने आ पाए हैं, बाकी के जब आएंगे तो मैं आपसे साझा करूंगा। मगर आज के दिन हम कह सकते हैं कि तस्वीर पोलिंग के बाद 90% जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई है हरियाणा के अंदर कि किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं और किस पार्टी को कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात, कांग्रेस के पास इस चुनाव में खोने को कुछ नहीं था, क्योंकि वो 2019 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और भारतीय जनता पार्टी के पास इस इलेक्शन के अंदर पाने को कुछ नहीं था, क्योंकि 10 से ज्यादा सीटें वो जीत नहीं सकते थे। तो कांग्रेस ने क्या पाया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या खोया, उसकी चर्चा मैं करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 6-4 का रेशियो है, उसमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं रोहतक सीट की। रोहतक सीट पे जो मतदान हुआ, वो मतदान कितना हुआ, और जो मतदान के बाद जो सीन सामने आया, जो पिक्चर सामने आई, उसमें किसको बढ़त मिल रही है वो मैं आपको बता देता हूं। रोहतक सीट में जो अब की बार मतदान हुआ है, वो मतदान हुआ है 65% यानी कि 63.65% कुल मतदान। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आंकड़े सामने आए हैं उनमें अब तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है इलेक्शन कमीशन के फाइनल आंकड़े कुछ और भी हो सकते हैं, 1-8% बढ़ भी सकता है, मगर अब की स्थिति जो है वो 63.65% रोहतक के अंदर मतदान हुआ है। पिछली बार से 7.7% मतदान कम हुआ है। अब ये जो 7% पोलिंग कम हुई है, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा है वो सुन लीजिए। उसका खामियाजा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को
बीजेपी पार्टी को रोहतक के अंदर भुगतना पड़ सकता है। अब क्यों पड़ सकता है? क्योंकि जो जो हल्का वाइज है, जो विधानसभा क्षेत्र वाइज है, उनके अंदर जो वोटिंग हुई है वो देखिए सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो महम के अंदर वोटिंग हुई है। महम के अंदर लगभग 69.80% पोलिंग हुई है, लगभग 70% वोट पोल हुई है। अगर महम के अंदर वोट पोल हुई है तो सीधी सीधी सी बात है कि रूरल एरिया में वोट पोल ज्यादा होने का मतलब है कि कांग्रेस को मजबूती मिलना और भारतीय जनता पार्टी को वहां से नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो कल उसके बाद जो कलोई में पोलिंग हुई है वो भी लगभग 70% के करीब हुई है। महम और कलोई के अंदर लगभग सेम पोलिंग हुई है और दोनों जगह की पोलिंग का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको रूरल एरिया में वोट कम मिले हैं और जो कांग्रेस है उसकी रूरल एरिया में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है या ठीक ठाक वोट पोल हुई है, तो इसका मतलब कांग्रेस को फायदा यहां से होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं अर्बन एरिया की। रोहतक के अंदर जो वोट, रोहतक शहर जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है या रोहतक शहर विधानसभा क्षेत्र, उसके अंदर जो वोटिंग हुई है वो केवल 60% वोटिंग हुई है, 59.40%, यानी कि 60% भी वोटिंग पूरी नहीं हुई है। 59.40% वोटिंग हुई है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि शहरी जो वोटर था, जो बीजेपी का वोटर था, वो वोट डालने के लिए उतना उत्साह में नहीं नजर आया जितना ग्रामीण वोटर था। वो उसने अपने मतदान केंद्र पे जाकर अपनी वोट भुगती है, अपनी वोट डाली है। तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, रोहतक सीट के बारे में हम पहले भी कह रहे थे कि यहां से ये सीट कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। पोलिंग के बाद भी वही स्थिति है कि ये सीट जो है वो कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से जीत सकते हैं। और जो सट्टा बाजार है, पोलिंग के बाद का जो रेट है सट्टा बाजार का, वो 8 पैसे का रेट है। 8 पैसे का मतलब है कि एक तरफा कांग्रेस को ये सीट जा रही है। मार्जिन की अभी कोई गारंटी नहीं है, मार्जिन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मार्जिन लाख से नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। मगर आज ये कहने की स्थिति में जरूर है, वोटिंग के बाद जो सारे अनुमान लगाकर, सारी रिपोर्ट चेक करने के बाद, कि ये सीट कांग्रेस को जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को यहां से नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब दूसरी बात, जो मैंने कलोई की और महम की जो रूरल एरिया की बात करी और जो अर्बन एरिया जो रोहतक शहर की बात करी, वहां से जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि जिस हल्का अरविंद शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोहतक से है, उनका जो गृह विधानसभा क्षेत्र है वो बहादुरगढ़ है। बहादुरगढ़ से अब की बार जो वोट पोल हुई है वो काफी कम हुई है, 56% पोलिंग हुई है। यहीं से उम्मीद थी, यहां से और कोसली से उम्मीद थी कि जो अरविंद शर्मा है उनको अच्छी खासी लीड मिल सकती है, मगर यहां से भी वोटिंग परसेंटेज कम हुई और कोसली से भी 62.5% वोट पोल हुए हैं, जिसका अनुमान यह था कि जो 70% से ऊपर या 72, 73, 74, 75 तक जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि वहां से इतनी वोट पोल हो सकती है, तो वहां से भी 62.5% वोट पोल हुई। इसका मतलब यह है कि वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी लंबी चौड़ी लीड मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये सीट, रोहतक सीट, सारे गुना जोड़ भाग करके हम कह सकते हैं कि ये सीट कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी सीट की बात कर लेते हैं, सोनीपत सीट की। सोनीपत सीट के अंदर जो अब की बार वोटिंग परसेंटेज है वो 60.16% है, यानी कि काफी कम है। पिछली दफा जो थी वो 71.3% वोटिंग थी। अब की बार जो डिफरेंस आया है, वोटिंग कम हुई है, वो 10.5% के करीब वोटिंग कम हुई है। अब वहां से भी जो जिस तरीके से हम पहले से कहते आ रहे हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट के जो हल्के हैं, जींद, जुलाना और सफीदो, उनके अंदर वोटिंग ठीक ठाक हुई है। और जो सफीदो हल्का है, जो सतपाल ब्रह्मचारी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका खुद का ये विधानसभा क्षेत्र है, यहां से लगभग 67% वोट पोल हुई है। इसका मतलब यहां से उनको ठीक ठाक अच्छी खासी लीड मिल रही है। सफीदों से जो जींद है, जींद के अंदर से 63 के करीब वोट पोल हुई है। और जुलाना के अंदर भी हम कह सकते हैं कि 63% के करीब वोट पोल हुई है। और सोनीपत जो शहर की बात करें, जो शहर के अंदर से हम मान सकते हैं कि जो ग्रामीण इलाका है उसके अंदर कांग्रेस का कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिल रही थी, और जो शहरी इलाका है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही थी। मगर जिस तरीके से शहरी इलाकों में वोट कम हुई है, मतदान जो कम हुआ है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तो सोनीपत शहर में केवल 60% ही वोट पोल हो पाए हैं, और जिनका मतलब यह है कि ग्रामीण इलाकों में वोट पोल होने का मतलब कांग्रेस को मजबूती मिली है, और शहरी इलाकों में वोट कम पोल होने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को कमजोरी
वहां देखने को मिली है और उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सट्टा बाजार की बात करें तो 35 पैसे का रेट वो कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत पर यहां पर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सीट भी कांग्रेस को जा सकती है, सोनीपत सीट। उसके बाद तीसरी बात करें लोकसभा हिसार की बात करें। हिसार के अंदर अब की बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो 62.80% है और पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था वो 72.43% था, जो अब की बार लगभग 9.10% कम हुआ है। 9.63% मतदान कम हुआ है। अब वहां से भी देखिए आदमपुर और बरवाला के अंदर जो दो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अंदर ठीक ठाक अच्छी पोलिंग हुई है। 68% पोल हुए हैं। बरवाला के अंदर 67 पॉइंट कुछ 67.5 के करीब हम मान सकते हैं और आदमपुर के अंदर हम 68% वोट पोल मान सकते हैं। हिसार जो शहर है उसके अंदर केवल 60% वोट पोल हुए हैं। नारनौल के अंदर 63 के आसपास पोल हुए हैं। उचाना के अंदर भी 63 के आसपास और उकलाना के अंदर 62% के करीब वोट पोल हुए हैं, 61.5। और हिसार जो सिटी है मैं बता चुका हूं कि 60% वोट पोल हुए हैं। वहां भी स्थिति वही है कि जो रूरल एरिया है उसके अंदर वोटिंग परसेंटेज काफी बड़ी है। मतलब जो ओवरऑल हम मान सकते हैं कि शहरी के बजाय, हालांकि वोटिंग परसेंटेज तो अब की बार घटी है, मगर शहरों के बजाय गांव में वोट ज्यादा पोल हुए हैं। तो वहां भी स्थिति हम मान सकते हैं कि जो आदमपुर है, बरवाला है और उचाना, उकलाना और जो नारनौल है, वहां से जयप्रकाश को ठीक ठाक लीड मिल सकती है। आदमपुर के अंदर देखिए, आदमपुर जो है वो गृह क्षेत्र है चौधरी भजनलाल का। कुलदीप बिश्नोई ने वहां पे पूरा जोर लगाया हुआ था, मगर वहां से रिपोर्ट ये आ रही है कि वहां पर जो सैनी और माफ करना, जो वहां पर बिश्नोई और जो जाट जो मतदाता है, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो बिश्नोई मतदाता है उसकी वोट पोल कम हुई है, जो बीजेपी माइंडेड जो वोटर था उसकी वोट पोल कम हुई है और जो जाट मतदाता या जो और कांग्रेस माइंडेड जो वोट था उसकी पोलिंग वहां पर ज्यादा हुई है। तो वहां पर लग रहा है कि जयप्रकाश वहां पर ठीक ठाक बढ़त बना सकते हैं और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये सीट भी जा रही है कांग्रेस के खाते में। अब जहां जो सट्टा बाजार का रेट है वो 55 पैसे का कांग्रेस की जीत पर वहां पर है। 55 पैसे का मतलब ये है कि ये सीट भी ठीक ठाक मार्जिन से हम नहीं कह सकते, मगर मुकाबले में, नजदीकी मुकाबले में ये सीट कांग्रेस को जा सकती है। चौथी सीट की बात करें, चौथी सीट है सिरसा। सिरसा शुरू से ही कांग्रेस के पक्ष में सेफ सीट मानी जा रही थी। सिरसा के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज हुआ वो 65.68% वोट पोल हुआ है, जो अब की बार सबसे ज्यादा पूरे 10 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा वोट पोल हम मान सकते हैं। पिछली दफा जो वोट पोल हुआ था वो लगभग 76% वोट पोल हुआ था और अब की बार जो वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है, जो माइनस हुआ है, वो 10.5% के करीब 10.31% वोट कम हुआ है। अब जो वोट कम हुआ है वो कहां हुआ है, क्योंकि जो वोट कम हुआ है एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है, एक चीज ये निकल के आ रही है कि जहां भी वोटिंग परसेंटेज कम हुई है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक हुई है मगर जो शहरी इलाके हैं उनके अंदर वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ है। इस वजह से ये बात सामने निकल के आ रही है कि कम मतदान होने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना। तो हम बात कर लेते हैं सिरसा की। सिरसा जो शहर है, शहर के अंदर 60% वोट ही पोल हो पाए हैं और उसके बाद सिरसा के अंदर जो उनके विधानसभा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो पोलिंग हुई है वो एलनाबाद के अंदर हुई है, 70% पोलिंग हुई है। उसके बाद कालावाली के अंदर 69% वोटिंग पोल हुई है। डबवाली के अंदर 67% वोट पोल हुई है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रूरल एरिया के अंदर से कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। और जो सट्टा मार्केट के रेट की बात करें तो 7 पैसे का रेट यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दिया जा रहा है, लगाया जा रहा है 7 पैसे। अब मैं रोहतक से इस सीट को जोड़ना चाहूंगा। रोहतक जो सीट है उस पे 8 पैसे का रेट सट्टा मार्केट की ओर से दिया जा रहा है और सिरसा के अंदर उससे भी 1 पैसा कम 7 पैसे का रेट दिया जा रहा है। माने सिरसा का मार्जिन रोहतक से भी कुछ ना कुछ ज्यादा माना जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से भी और सट्टा मार्केट के हिसाब से भी और तमाम जो वोटिंग परसेंटेज है उनके समीकरणों के हिसाब से भी। हालांकि 4 तारीख को स्थिति क्लियर हो पाएगी, 4 तारीख को ही मालूम हो पाएगा कि कौन कितनी वोटों से जीत सकता है, मगर ये वोटिंग के बाद का जो रिपोर्ट है, वोटिंग के बाद के जो आकलन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं।
पांचवी सीट की बात करें तो पांचवी सीट भिवानी की सीट है। ये सीट भी कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। जो पोलिंग परसेंटेज है वो 62.32% वोट यहां पर पोल हुए हैं। पिछली दफा जो वोट पोल हुए थे वो 70.5% के करीब वोट पोल हुए थे। जो माइनस हुआ है वोट जो पोलिंग परसेंटेज वो 8.16% का यहां पर कम मतदान हुआ है 2019 के मुकाबले। अब यहां पर जो सट्टा बाजार का रेट है वो मैं आपको बता दूं, सट्टा बाजार का रेट, सट्टा मार्केट का रेट यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर 50 पैसे का दिया जा रहा है। उसके अलावा जो भिवानी जो शहरी क्षेत्र है, शहरी अर्बन जो क्षेत्र है, अर्बन एरिया के अंदर 56.30% वोट ही पोल हो पाए हैं। इसका मतलब जो पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शहरी वोटर है वो उसने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा। उसके बाद जो महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ के अंदर लगभग 70% जहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है रावदान सिंह वो खुद वहां से विधायक है मौजूदा, और उनके क्षेत्र के अंदर वोटिंग परसेंटेज अच्छा होना इस बात का सबूत है कि उनको वहां से ठीक ठाक लीड मिल रही है, अच्छी खासी लीड मिल रही है। 70% के करीब वहां पर वोटिंग हुई है। तोशाम के अंदर 62% वोटिंग हुई है, और तोशाम जो है वो किरण चौधरी का जो वहां से वो विधायक है, वो उनका विधानसभा क्षेत्र है, और वहां से कम वोटिंग 62% वोटिंग होना थोड़ा सा ये दिखा सकता है, ये माना जा सकता है कि वहां से इतनी ज्यादा अच्छी खासी लीड हो सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को ना मिले। उसके अलावा जो अटेली है उसके अंदर 68% वोट पोल हुए हैं, लोहारू के अंदर 67% वोट पोल हुए हैं, महेंद्रगढ़ और उसकी तोशाम की मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सीट भी कुल मिला के जा सकती है कांग्रेस को भिवानी की। उससे अगली जो सीट है वो बात कर लेते हैं करनाल की सीट। करनाल की सीट पे देखिए पूरे हरियाणा के अंदर करनाल की सीट चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पर देखिए एक सेफ सीट से लेकर और एक मुकाबले की सीट तक वो जो सफर है वो कांग्रेस ने तय किया है। मगर जो इलेक्शन के बाद की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह माना जा रहा है कि यह सीट बड़े नजदीकी मुकाबले में मनोहर लाल खट्टर जीत सकते हैं, यह सीट भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। मगर जो आंकड़े हैं मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी करनाल के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज हुई है वो बेहद कम वोट पोल हुई है, 57% केवल। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो 57% जो करनाल शहर है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद विधायक थे, वहां से 57% ही वोट पोल हो पाए हैं। उसके अलावा जो शहरी सीट जो पानीपत की है वहां से भी केवल 60% ही वोट पोल हो पाए हैं। दोनों जगह से जहां से मनोहर लाल खट्टर को ज्यादा बड़ी लीड मिलने की उम्मीद थी वहां वोटिंग कम हुई है। कम वोटिंग होने का मतलब है कि उतनी लीड उनको नहीं मिल रही जितनी लीड मानी जा रही थी। हालांकि मुकाबला वहां पे बहुत टफ है, जो जीत का अंतर है वो बहुत कम रह सकता है, 30 से 50 हजार के नीचे ही जीत का अंतर रह सकता है, चाहे वो कांग्रेस के फेवर में चला जाए या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चला जाए। मगर हम शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं कि करनाल की सीट फंसी हुई है, कोई गारंटी किसी की नहीं है कौन जीत जाए। मगर रिपोर्ट जो है वो पोलिंग के बाद ये आ रही है कि बड़े नजदीकी मुकाबले में मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीत सकते हैं। बाकी 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी उसके बाद पता लग पाएगा कि कितने मार्जिन से कौन जीतता है। उसके बाद जो सीट है अगली सीट की बात कर लेते हैं, फरीदाबाद सीट की। फरीदाबाद सीट के अंदर, माफ करना, करनाल सीट में हमने जो टोटल पोलिंग है वो मैंने आपको नहीं बताया कि जो पिछली दफा वोट पोल हुआ था वो 68.35% वोट पोल हुआ था। अब की बार जो वोट पोल हुआ है वो 60.69% वोट पोल हुआ है, यानी कि लगभग 8% वोट पोल कम हुआ है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मार्जिन के कम होने के तौर पर उठाना पड़ सकता है, या समीकरण वहां पर क्या रहते हैं वो 4 तारीख को पता लगेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फरीदाबाद लोकसभा की। फरीदाबाद लोकसभा में जो अब की बार वोट पोल हुए हैं वो 58.28% वोट पोल हुए हैं, और जो 2019 के मुकाबले लगभग 6% वोट कम पोल हुआ है। यहां पर जो बड़खल है, बड़खल के अंदर वोटिंग बहुत कम हुई है, 51% वोट पोल हुई है, जहां से सीमा त्रिखा जो बीजेपी की वहां से जो बीजेपी की एमएलए हैं उनके इलाके से वोट पोल बहुत कम हुई है। फरीदाबाद से 63% वोट, माफ करना 53% वोट पोल हुए हैं, जो
खुद वहां से जो फरीदाबाद शहर से हैं वो विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता, वो बीजेपी के विधायक है। और दूसरी जो सीट है वो फरीदाबाद एनआईटी, जहां से कांग्रेस के विधायक है नीरज शर्मा, वहां से जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60% के आसपास हुई है। यानी कि जहां बीजेपी का विधायक है उसके मुकाबले जहां कांग्रेस का विधायक है फरीदाबाद के अंदर, वहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई है। इसका मतलब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद जो हथीन है उसके अंदर 65% से ऊपर वोट पोल हुए हैं। जो पलवल है उसके अंदर 66% से ज्यादा वोट पोल हुए हैं। और जो पृथला है उसके अंदर 68% के करीब वोट पोल हुए हैं। अब यहां पर भी जो हम पहले ही बताते आ रहे हैं कि यहां पर भी जो मुकाबला है वो कड़ा है, ये सीट भी किसी को जा सकती है। मगर पोलिंग के बाद जिसकी संभावना ज्यादा बड़ी है वो ये माना जा सकता है कि ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी को नजदीकी मुकाबले में जा सकती है। बाकी 4 तारीख को पता लगेगा। मगर जिस तरीके की जो पोलिंग परसेंटेज है उससे हम मान सकते हैं कि मुकाबला बहुत कड़ा है। और इस कड़े मुकाबले में कौन बाजी मारता है ये 4 तारीख को पता लगेगा। मगर आज की स्थिति में जो 6-4 का रेशियो है, जो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है उनमें से 1 सीट फरीदाबाद की भी है। उसके बाद बात कर लेते हैं गुड़गांव लोकसभा की। गुड़गांव लोकसभा से राव इंद्रजीत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का और हरियाणा की राजनीति का भी। उनके मुकाबले जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं राज बब्बर, वो भी बड़ा चेहरा है। वो भारतीय राजनीति का भी बड़ा चेहरा है और भारतीय सिनेमा का भी बड़ा चेहरा है। वहां पर जो पोलिंग परसेंटेज हुई है वो मैं आपको बता देता हूं कि 59.25% वोट टोटल वहां पर पोल हुए हैं। जो पिछली दफा 2019 में वोट पोल हुए थे 67.33, यानी कि 67.33% वहां से वोट पोल हुए थे 2019 में। जो अब की बार जो वोट कम है वो लगभग 9% वोट कम पोल हुए हैं अब की बार गुड़गांव लोकसभा के अंदर। अब गुड़गांव सिटी के अंदर जितने जो वोट पोल हुए हैं वो 51% वोट पोल हुए हैं। यानी कि 51% वोट पोल कम पोल होने का मतलब है शहरी मतदाता ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया और शहरी मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी का ही मतदाता माना जाता है। उसके बाद जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी के अंदर कांग्रेस के जो वहां से विधायक है चिरंजीव राव, वो 64% वहां से वोटिंग हुई है। उसके बाद नूह से और पुनहाना से और मेवात से, नूह पुनहाना से और हम कह सकते हैं कि फिरोजपुर झिरका से, यहां से ठीक ठाक, जहां पर जो मुस्लिम मतदाता हैं उनकी जो पोलिंग परसेंटेज है वो ठीक ठाक है। नूह से 63% के करीब है, पुनहाना से 60% है और फिरोजपुर झिरका से 63% पोलिंग हुई है। बादशाहपुर से 56% वोट पोल हुए हैं, सोना से 61% वोट पोल हुए हैं और रेवाड़ी से मैं बता चुका हूं गुड़गांव सिटी से 51% वोट पोल हुए हैं। अगर वोटिंग जो पोलिंग परसेंटेज है उनको देखा जाए, रूरल और अर्बन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो फिर यहां भी मुकाबला फंसा हुआ है। मगर पोलिंग के बाद जो रिपोर्ट आ रही है वो 4 सीट जो भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है उनमें से 1 सीट गुड़गांव की सीट भी है। मगर मुकाबला बहुत कड़ा है। 4 तारीख को उलटफेर हो भी सकता है। 4 तारीख को किसकी लॉटरी लगती है वो देखने वाली बात होगी। मगर अभी हम मान सकते हैं कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। अगली जो सीट है वो कुरुक्षेत्र की है। कुरुक्षेत्र सीट पे अगर बात की जाए तो यहां पर 64.38% पोलिंग हुई है, जो 2019 के मुकाबले लगभग 10% कम हुई है। चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, मतदान से पहले यहां पर माना जा रहा था कि अभय सिंह चौटाला जो आईएनएलडी के प्रत्याशी हैं, अभय सिंह चौटाला अगर ज्यादा वोट लेते हैं तो यहां पर सुशील गुप्ता को नुकसान होता हुआ नजर आएगा और अगर अभय सिंह चौटाला की कम वोट आती हैं तो फिर सुशील गुप्ता अप हो सकते हैं और जो नवीन जिंदल हैं वो फिर अगर अभय सिंह चौटाला की वोट ज्यादा हो जाती है तो नवीन जिंदल चुनाव जीत सकते हैं। मगर यहां पर जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े सामने ये आए हैं कि अभय सिंह चौटाला को ज्यादा वोट जाते हुए नहीं दिख रहे और सुशील गुप्ता यहां से सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट भी इंडिया गठबंधन को जा सकती है, सुशील गुप्ता यहां से जीत सकते हैं। अब जो वोटिंग परसेंटेज कैथल में हुई है, कैथल जो है वो रणदीप सुरजेवाला का इलाका है। हालांकि वहां से विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, रणदीप सुरजेवाला वहां से चुनाव हार गए थे। मगर जो एंटी इनकम्बेंसी है और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने मेहनत की तो उससे हम मान सकते हैं कि जो कैथल के अंदर लगभग 69.42% वोट पोल हुए हैं। तो वो मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एडवांटेज
इंडिया गठबंधन के लिए एडवांटेज हो सकती है, सुशील गुप्ता के लिए एडवांटेज हो सकती है। कलायत से वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, 58% वोट पोल हुए हैं। वहां से कहा जा रहा था कि जो रामपाल माजरा है उनका वो विधानसभा क्षेत्र है कलायत, वहां से वो लगातार विधायक भी बनते रहे हैं, मगर जो रामपाल माजरा के इलाके से वोट कम होने का मतलब है अभय सिंह चौटाला को वोट उतनी नहीं पड़ना। और जो पहले से जो बात कही जा रही थी कि अभय सिंह चौटाला को वोट कम पोल होती है तो फिर सुशील गुप्ता बाजी मार सकते हैं। उसके बाद जो लाडवा है, लाडवा से वहां पे 70% वोट पोल हुए हैं और लाडवा के अंदर कांग्रेस की मेवा सिंह वहां से विधायक है। उसके बाद थानेसर से 62%, थानेसर के अंदर जो शहरी कुरुक्षेत्र का इलाका है वो आ जाता है और 62% वहां से वोट पोल हुए हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र से कम वोट पोल हुए हैं। रादौर से बिशन लाल सैनी वहां से कांग्रेस के विधायक हैं, वहां से 67% वोट पोल हुए हैं। और उसके बाद जो शाहबाद है, शाहबाद के अंदर जेजेपी के विधायक थे रामकरण काला, मगर वो कहीं ना कहीं अपने बेटों को वो कांग्रेस के अंदर शामिल करा चुके हैं। तो यहां से भी मान सकते हैं कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को ही लीड मिल सकती है, बढ़त मिल सकती है। जो शाहबाद से वोटिंग परसेंटेज है वो 68.30% वोट वहां से पोल हुआ है। कुल मिलाकर वोटिंग के हिसाब से और तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से और बाकी एग्जिट पोल के हिसाब से भी हम मान सकते हैं कि ये सीट जो वो इंडिया गठबंधन के खाते में, सुशील गुप्ता के खाते में जा सकती है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है। उसके बाद जो सीट आ जाती है वो 10वें नंबर पे अंबाला सीट। अंबाला सीट के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 65.27% वोट पोल हुई है। जो पिछली बार जो वोट पोल हुई थी 2019 में वो 71.10% वोट पोल हुई थी। जो कम हुई है वो लगभग 6% वोट यहां पर मतदान कम हुआ है। अब अंबाला सिटी के अंदर वोट जो परसेंटेज है, जहां से अनिल विज विधायक है, वहां से वोट 61.20% वोट ही पोल हो पाए। जो अनुमान ये था कि अनिल विज वहां से खुद विधायक है, बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो वोटिंग परसेंटेज वहां से ज्यादा होना चाहिए था, मगर नहीं हो पाया, केवल 61% ही वोट पोल हो पाया। उसके बाद अंबाला सिटी से असीम गोयल विधायक हैं और फिलहाल जो है हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री हैं, मगर वहां भी जो 61.70% मतदान ही हो पाया, ज्यादा मतदान नहीं हो पाया। दोनों शहरी सीट हैं, शहरी सीटों से मतदान कम होने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना। उसके बाद जो जगाधरी है, जगाधरी से खुद जो वहां से बीजेपी की जो विधायक हैं कंवरपाल गुर्जर, सरकार के अंदर मंत्री हैं, वो वहां से हैं और वहां से ठीक ठाक वोट पोल हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी को लीड दे सकता है। वहां से 73.5% वोट पोल हुआ है। उसके बाद मुलाना से, जहां से वरुण जो चौधरी हैं, वरुण मुलाना है, वो खुद वहां से मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहां से 68% वोट पोल हुई है जो उनके फायदे में जाती हुई दिख रही है। नारायणगढ़ से 69% वोट पोल हुई है, कांग्रेस की विधायक है शैली, वहां से भी कांग्रेस को हो सकता है फायदा हो जाए। कालका से प्रदीप चौधरी हैं, 64.5% वोट पोल हुआ है और वहां से प्रदीप चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं। और उसके बाद जो साढौरा से है रेणु बाला, वो कांग्रेस की विधायक है, 70% वहां से वोट पोल हुआ है जो कांग्रेस को बेनिफिट दे सकता है, एडवांटेज दे सकता है। उसके अलावा जो पंचकुला है, पंचकुला के अंदर ज्ञानचंद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और अभी विधानसभा के स्पीकर हैं। वहां से जो पोलिंग परसेंटेज है वो काफी कम है, 56.12% का वहां से वोटिंग जो है वो परसेंटेज है। इसका मतलब ये है कि जो शहरी क्षेत्र है, चाहे वो अंबाला सिटी हो, अंबाला कैंट हो या पंचकुला हो, वहां से वोट परसेंटेज बहुत कम है और बजाय ग्रामीण इलाकों के और बजाय जहां से कांग्रेस के विधायक हैं वहां वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा है, वो ग्रामीण इलाके भी हैं, और जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो शहरी इलाके हैं, अर्बन इलाके हैं, और वोटिंग परसेंटेज भी वहां कम हुआ है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कांग्रेस को रूरल एरिया के अंदर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, कम वोटिंग होने के बावजूद भी। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसको शहरों से, जो शहरी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से उसको अच्छी खासी लीड मिलने की जो उम्मीद थी, वो यहां पर उम्मीद खटाई में पड़ती हुई, धुंधली पड़ती हुई दिखाई दे रही है कि वो इतनी ज्यादा लीड वहां से मिल पाए, नहीं मिल पाए। अंबाला की बात करें तो हालांकि अंबाला के बारे में कहा जा रहा है कि वोटिंग के बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है, मगर जिस तरीके के आंकड़े हैं उस तरीके के आंकड़ों को देखकर ये कहा जा सकता है कि 4 तारीख को कुछ भी हो सकता है। यह सीट कांग्रेस को भी जा सकती है, बीजेपी को भी जा सकती है।
तो ये था आज का सारा जो वोटिंग के बाद के जो समीकरण थे, जो आंकड़े थे, जो फिगर थे, वो मैं आपको बता चुका हूं। 6-4 में ये चुनाव बढ़ चुका है। 6-4 मतलब 6 सीट कांग्रेस की और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। 6 सीटें फिर दोहरा देता हूं जो कांग्रेस को जा सकती है, वो पहली सीट रोहतक, उसके बाद सोनीपत, उसके बाद भिवानी, हिसार और सिरसा और कुरुक्षेत्र, ये इंडिया गठबंधन को सीट जा सकती है। 6 सीटें ये हैं जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को जा सकती हैं, और जो 4 सीटें हैं वो 4 सीटें गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल और अंबाला, ये सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा सकती हैं। हालांकि चारों सीटों पे एक तरफा कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि मुकाबला फंसा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी को जाने की जिनकी बात की जा रही है। हालांकि हिसार सीट पे भी मुकाबला है, मगर जो 4 सीटें जिनको हम कह रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है, उन पे कड़ा मुकाबला है। वो देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को किसके भाग्य का फैसला किस तरीके से होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।